आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। गोवा में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। वहीं बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। क्या अगले चुनाव में बीजेपी का प्लान रहने वाला है और विकास की राह पर कैसे चला है गोवा? देखिए प्रीति सोमपुरा के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। गोवा की राजनीति के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ की जो राजनीति है वो उठापटक से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी कम सीट होने के कारण जो है जब भी कोई विधायक दूसरी पार्टी में चला जाता है तो पार्टी का जो नेतृत्व है वो अस्थिर हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि पिछले कई साल में जब से बीजेपी यहाँ पर आई है तब से स्थिर सरकार जो है वो गोवा को मिली है। और उसमें भी आज हम बात करने वाले हैं देश के युवा मुख्यमंत्रियों में से एक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी से। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। 2 साल आपकी सरकार ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, लेकिन अगर 2 साल पहले की बात करें तो मनोहर पर्रिकर जी का जिस तरीके से निधन हुआ उसके बाद कई सारी चैलेंजेस आपके सामने थी। किस तरीके से आपने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सबसे पहले 2 साल से पहले मैंने जब इस सरकार का कार्यभार संभाला तब से लेके मेरे जो सभी सहयोगी हैं, मेरे साथ में मेरे एमएलए कलीग्स हैं, मेरे मिनिस्टर्स कलीग हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा साथ दे दिया। यानी कि इसके बाद में जो बाईपोल इलेक्शंस हुआ वही तीनों बाईपोल इलेक्शंस में हमें जीत मिली। एक ही सिर्फ सीट हारा, 2 एमपी से 1 एमपी हम जीते। और इसके बाद में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि मुझ पे एक विश्वास रख के कांग्रेस में से 10 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। हमें पूरी स्टेबल गवर्नमेंट जो मिल गई और पूरे 27 एमएलए प्लस 1 इंडिपेंडेंट एमएलए 28 गवर्नमेंट की जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमें मिली, तो उससे मुझे डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा यानी सभी फॉर द डेवलपमेंट पर्पज में अच्छी तरह से यानी रिफॉर्म्स बाकी सब कुछ डेवलपमेंट कर सका। और जो पर्रिकर जी की जो लिगेसी थी उसको आपने आगे बढ़ाया, तो किस तरीके का आपका अनुभव रहा उनके साथ काम करने में? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सबसे पहले मैं जीता 2012 में, यानी मनोहर पर्रिकर जी की ही लीगेसी आगे बढ़ाते वक्त मैं एमएलए बना। उसके बाद में मैं वाइस चेयरमैन ऑफ द जेएसएलसी, उसके बाद में स्पीकर। और उनके जाने के बाद मुझे पार्टी ने और मेरे सभी सहयोगी ने मुख्यमंत्री पद पे विराजमान होने का मुझे मौका दिया। और वही उनकी तरह जो सरकार चलाते थे, द लास्ट पर्सन इन द अंत्योदय तत्व पर जो सरकार चल रही थी उसी को आगे लेते हुए गोवा के हर एक लास्ट पर्सन तक पहुंचने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होने दो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट में होने दो, मेरी कोशिश रही है कि अंत्योदय तत्व पे सरकार चलाने की। लेकिन हमने देखा कि जब आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां जो है वो आपके सपोर्ट में आ गई, लेकिन कितना कठिन था उन लोगों के साथ में चलकर सरकार चलाना? जी हाँ, सबसे प्रथम हमारे साथ में जो यहाँ की रीजनल पार्टी थी वो दबाव बनाए रहते थे। इसीलिए यानी जब से हमें कांग्रेस से 10 एमएलए आ गए, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद पहले बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि बाकी सबको साथ में लेते हुए गवर्नमेंट चलाना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसीलिए हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद ही मुझे बहुत ही ईजी रहा सरकार के सभी डेवलपमेंट आगे लेने के लिए। 6-8 महीने के बाद फिर से गोवा में विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस वक्त कौन सी बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी? क्योंकि हम देखते हैं कि जो आपकी जो विरोधी पार्टियां हैं वो फिलहाल इतनी स्ट्रांग नहीं है। जेडपी के इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, आपकी बात बहुत ही सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2 साल से मेरे नेतृत्व में चल रही है, जहाँ यहाँ पे सभी इलेक्शंस हम जीतते जा रहे हैं। अभी यहाँ की जो जिला पंचायत इलेक्शंस हो गए हमने क्लीन स्वीप कर दी। अभी की जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है ये भी हम जीतेंगे। लेकिन बिल्कुल पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट करते हुए हमें आगे आने वाले इलेक्शन में 100% मुझे खातरी है कि हम बिल्कुल ही आगे आने वाली इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। और अगर बात करें तो आपको चैलेंज किससे लगती है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां है उससे? यानी पॉलिटिक्स में तो हर वक्त जो अपोजिशन में खड़ा रहता है तो उसके साथ में हम जीतने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है। आई कांट से द पर्टिकुलर फ्रॉम दिस पार्टी, यानी यहाँ से तो सभी डिवाइडेड हैं,
यानी सभी से तो हमें जीतना ही है। इसीलिए हमें भरोसा है कि जिस तरह से हम लोगों का काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है गोवा के लोगों पर। बिल्कुल जो डेवलपमेंट का काम जो हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम गोवा के 60th लिबरेशन ईयर हम मना रहे हैं और उसी में स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स द सेल्फ रिलायंस गोवा, जिस तरह से हम सेल्फ रिलायंस कर सकते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत कहा, उसी की तरह हम स्वयंपूर्ण गोवा कहते हैं, वही लेके हम सभी ग्राम पंचायत सभी म्यूनसिपालिटीज़ में जा रहे हैं। उसी को लेके मुझे पूरी आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि गोवा में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे नेतृत्व में फिर से एक बार आएगी। जैसे कि गोवा की अगर बात करें तो गोवा में जो है जो टूरिज़्म जो है वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन लॉकडाउन और कोविड के कारण जो है देखा कि 6 महीने तक जो है कोई टूरिस्ट जो है वो आ नहीं रहे थे। ऐसे में कितनी बड़ी चैलेंजेस थी आपके सामने कि जो रोजगार को बनाए रखे, क्योंकि 60% लोग जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपकी बात सही है कि गोवा माइनिंग के बाद टूरिज्म पे ही डिपेंड है, मेजर टूरिज्म। और कोविड के वास्ते पूरे साल भर से यानी फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आना बंद हो गए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पूरे देश भर में टूरिज्म सबसे पहले स्टार्ट करने वाली गोवा स्टेट है और उसी के वास्ते आज यानी जो इंडियन टूरिस्ट है वो सभी प्रीफर करते हैं गोवा बिंग द बेस्ट डेस्टिनेशन, कोविड फ्री डेस्टिनेशन। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मुझे लगता है फॉरेन टूरिस्ट एक बार एमएचए ने अलाउ कर दिया, तो फिर से एक बार यानी गोवा जिस तरह से हमने कोविड मैनेजमेंट यहाँ किया है, पूरे देश भर में से और विदेश भर से टूरिस्ट यहाँ आने बिल्कुल पसंद करेंगे। फिर भी यानी जिस तरह से हमने टूरिज्म एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, कम से कम यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो टूरिज्म इंडस्ट्री होने दो, इवन दो फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होने दो, बाकी सब इंडस्ट्रीज इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले में से पूरे देश में हम पहले राज्य हैं। अगर बात करें कोविड की तो इसके पहले भी हमारी बात हुई थी, तब जैसे कि 0 हो गए थे कोविड के केसेस और पूरे भारत में गोवा एकमात्र राज्य ऐसा बना था कि जिसने काफ़ी अच्छी तरीके से कोविड केस कंट्रोल करके 0 पे फिगर आ गया था उसका। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी कोविड मैनेजमेंट स्टार्ट में भी सबसे पहले लॉकडाउन करने वाले, सबसे पहले जनता कर्फ्यू कंटिन्यू करने वाले पूरे देश में हम सबसे पहले राज्य थे। उसी के बाद में पूरे कंट्रोल, जब से हमारे यहाँ के हमारे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तब से लेके अभी तक हम पूरी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल हमने यहाँ पे कर दिया। और फिर से एक बार 0 डाउन केसेस कर दिए थे और फिर से एक बार स्टार्ट होने के बाद यानी ज़्यादा केसेस बढ़े। फिर भी एट प्रेजेंट सभी लोगों का सहकार्य और हमारे स्पेशल विद द हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे मैनेजमेंट के साथ हम आज तक कोविड कंट्रोल कर सके हैं। अगर बात करें माइनिंग की तो यहाँ के लोगों की फिर से एक बार मांग उठ रही है कि माइनिंग में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, फिर से एक बार शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है, तो सरकार अब इसको लेकर क्या करेगी, आगे का कदम क्या होगा? हमारी कंटिन्यूसली कोशिश जारी है, क्योंकि मैं ही मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गवर्नमेंट में रिव्यू रिट पिटीशन फाइल करना था, वो रिव्यू रिट पिटीशन मैं फाइल कर सका और उसी के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर उसी के ऊपर हैं। इसके सिवाय जो माइनिंग एक्टिविटी हम स्टार्ट कर सकते थे विदाउट नया खनन के बाद में जो एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते थे, वो इधर ई ऑक्शन होने दो या बाकी सब कुछ, वो एक्टिविटी हम स्टार्ट कर सके। लेकिन डेफिनेटली हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी बाजू यानी भक्कम रीते हम मान रहे हैं कि जाने कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाए कि वापस से हम फिर से एक बार यानी माइनिंग रीस्टार्ट कर सकें। लेकिन ये भी खबर आ रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ उसमें चेंजेस करके भी कुछ प्रयास कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी कंटिन्यूस कोशिश जारी है क्योंकि रिफॉर्म ले जाए कि ट्रीट द गोवा एज द यानी एक्चुअली 1961 में हम लिबरेट हुए हैं और इसी के वास्ते यानी तब से हमें सेकंड रिन्यूअल की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली थी। इसीलिए हमारी कोशिश जारी थी। हम कंटिन्यूसली माइंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पंतप्रधान से हमने कोशिश की है, हमें रिक्वेस्ट की है कि ट्रीट अस एज अ सेकंड रिन्यूअल एंड एबोलिशन एक्ट विच इज़ द सेपरेट एक्ट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। इसलिए हमारी वो भी कोशिश जारी है, लेकिन अब तक हमें फुल नहीं मिला। लेकिन हमें लगता है कि डेफिनेटली हमें रिलीफ मिल जाएगा, ये कोशिश है। अगर बात करें तो पिछले दिनों जो है आईआईटी को लेकर कुछ विरोध यहाँ पर शुरू हो गया था, तो अब आईआईटी गोवा में कहाँ बनेगी, कुछ सोचा है, कहाँ ज़मीन दी जाएगी? डेफिनेटली एक बार हमने आईआईटी को पूरी लैंड दे चुके थे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट लैंड थी, लेकिन लोकल लोगों के वास्ते जो विरोध हुआ, लेकिन हम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम डेफिनेटली आईआईटी के लिए नई ज़मीन हम अलाउड कर रहे हैं और आईआईटी यहाँ पे बिल्कुल होगी। और
IIT आएगी तो यहाँ के लोकल बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ बिल्कुल, IIT जैसे इंस्टीट्यूट स्टेट में आना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से यानी यहाँ के बच्चे भी IIT या इसमें एडमिशन उनमें मिल सकता है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस के 10 लोग जो है आपकी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको लगता है कि अभी का चित्र देखते हुए कि इन 10 लोगों को फिर से टिकट देना इतना संभव हो पाएगा? क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनकी भी नाराजगी आएगी कि नए लोगों को क्यों टिकट दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विच इज द नेशनल पार्टी, ये तो टिकट यहाँ की टिकट हमारे केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड कर देता है और हम हमारे यहाँ से रिपोर्ट्स उनको भेज देते हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली सब कुछ सर्वे और केंद्रीय नेतृत्व बाकी सब कुछ कंसिडर करके जो डिसीजन लेगा वो सभी को बाध्य होगा। एज मुख्यमंत्री के तौर पे 2 साल में सबसे चैलेंजिंग भरा काम आपको कौन सा लगा? आई थिंक अभी के वक्त पूछा विच इज एन कोविड मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो आप काम। डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे, तो आपको एक्सपीरियंस भी है कि कैसे ट्रीट करना है। फिर भी दिस इज अ न्यू पैंडमिक फॉर नॉट फॉर मी बट फॉर द वर्ल्ड वाइड, दिस इज अ न्यू पैंडमिक। लेकिन अच्छी तरह से यानी कोविड मैनेजमेंट दिस इज द बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द मी। जैसे मैंने कहा कि टेस्टिंग से लेके हॉस्पिटल सेटअप करना और सेकंड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे चुनौती भरा काम आपको वही लगा? बिल्कुल जी हाँ, द कोविड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज एन चुनौती भरा काम था। जैसे कि हमने देखा कि पिछले दिनों आपने वैक्सीन भी ली थी। हाँ जी हाँ, मैं तो कोविड पॉजिटिव भी हो चुका था और उसके बाद में मैंने अभी रिसेंटली जो वैक्सीनेशन भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अगर बात करें हम लोग रोजगार की, तो अक्सर पहले देखा गया था कि माइनिंग इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए थे और अभी जो है क्या किस तरीके से रोजगार, जैसे आपने कहा कि आपने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है यहाँ एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हमने सुना कि जो डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर है वो हर सैटरडे संडे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहाँ तक रिस्पॉन्स इसका मिलना शुरू हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम किया तो हमने उसी के तहत यहाँ पे स्वयंपूर्ण गोवा यानी सेल्फ रिलायंट गोवा ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ के यानी गोवा के हर एक चीज़ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, चिकन सब कुछ यानी वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग स्टेट लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा सभी, इवन दो फॉर द स्किल्ड मैन पावर। तो मैंने तब से स्टार्ट किया कि हम स्वयंपूर्ण गोवा करेंगे और उसी के तहत 2 अक्टूबर से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था कि एवरी सैटरडे हमारे जो डिप्टी कलेक्टर मामलेदार लेवल के सभी अधिकारी जाके हर एक ग्राम पंचायत में जाके हर सैटरडे लोगों से बात करते हैं। विजिटन उनको 10 पॉइंट प्रोग्राम भी दे दिया है, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते, उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे लगता है उसी के तहत यानी यहाँ के एटलीस्ट हम एट प्रेजेंट 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में होने दो, डेयरी में होने दो, पिगरी, सब कुछ, चिकन, मटन, फ्लावर, सब कुछ वो यहाँ के यानी फिर से एक बार वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द एग्री हॉर्टी प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली तो इस तरह से काम करने के बाद यानी लोग फिर से एक बार सेल्फ रिलायंट होने में लगे हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों कहा था कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो क्या इसी के तहत आपकी योजना है लोगों को रोजगार देने की? बिल्कुल 10,000 की, मैं 10,000 नौकरी की बात, जॉब की बात कर रहा था विच इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बट आल्सो देयर आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर। हमारी फर्स्ट टाइम हमने मॉडल करियर सेंटर यानी कि जो ओपन कर दिया, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे उसमें नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जहाँ पे जो जॉब क्रिएट हो जाते हैं वो गवर्नमेंट मॉडल करियर सेंटर की तरह लोगों को मिल जाता है। वहाँ पे उन्हें करियर गाइडेंस, इवन दो काउंसलिंग फॉर द जॉब, उसी तरफ से यहाँ के जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए भी गोवा के लोगों को मैंने स्किल करके उन्हें जॉब मिल जाए, इसीलिए हमारी कोशिश चालू है। और उसके सिवाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वी आर आल्सो प्रोमोटिंग एंड आल्सो इवन दो नाउ द एग्री, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग दैट इज आल्सो वी आर प्रोमोटिंग। तो डेफिनेटली गोवा के लोगों को 100% किसी न किसी तरह से उनको जॉब, एम्प्लॉयबिलिटी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इसीलिए हमारी कोशिश जारी है। इसके अलावा जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि गोवा की जब बात आती है तो टूरिज़्म की बात आती है, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का विरोध है कि कैसीनो नहीं चलना चाहिए वगैरह। जब गोवा इज नोन फॉर द टूरिज्म स्टेट, यहाँ की सन, सैंड, सी, इसका यहाँ का इंटरलैंड टूरिज्म, यहाँ के टेम्पल, चर्चिज सभी लिए तो लोग आते हैं।
बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट होने के वास्ते यानी कैसीनो तो 15 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हर वक्त कुछ ना कुछ तो करके, जब पॉलिटिकल हो या बाकी लोगों से यानी कैसीनो के लिए विरोध तो होता ही रहता है, लेकिन डेफिनेटली यानी कैसीनो के वास्ते भी टूरिस्ट यहाँ पे यानी आते हैं। यहाँ पे यानी उसी के जो आते हैं टूरिस्ट वो भी कैसीनो पे जाना प्रीफर करते हैं। तो फिर डेफिनेटली यानी विरोध तो हमेशा हर चीज़ के लिए होता है। हर एक स्टेट में जो एक्टिविटी होती है उसके लिए तो विरोध चलता ही रहता है। जैसे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई? क्या आप इतना समय अपने परिवार के लिए निकाल पाते हैं? आपकी बेटी भी काफ़ी छोटी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लास्ट 2 साल से मैं बिल्कुल मेरे फैमिली के वक्त नहीं दे सकता हूँ। सुबह से लेकर रात तक यानी पूरे यानी गवर्नमेंट काम में लगा रहता हूँ। लोगों से मिलना, गवर्नमेंट काम करना, बाकी मेरा टोटल पॉलिटिकल फंक्शन, इसलिए मैं मेरी बेटी को मेरे फैमिली में मैं टाइम नहीं दे पाता बिल्कुल। इस बात का अफसोस है आपको? अरे यानी जब सोशल और पॉलिटिकल काम करना है तो इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए मैं मेरी बेटी को हमेशा समझाता हूँ। बाकी तो मिसेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग अलॉन्ग विथ मी। और मेरे फादर भी मैंने राजनीति जानते हैं, इसलिए उनको भी कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। जैसे कोविड के टाइम में हमने एक आपका वीडियो देखा था जिसमें आप किसी हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ट्रीट करते थे। या मैं लास्ट ईयर फॉर माई बर्थडे 24 अप्रैल इज़ माई बर्थडे, उसी दिन मैंने सोचा कि मेरा बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। मुझे तो सेलिब्रेट करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स इस तरह से यानी कोविड मैनेजमेंट कर रहे हैं, अस्पताल में जाके कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज का दिन व्हाई नॉट आई कैन स्पेंड इन टू सी द पेशेंट। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होने के वास्ते मैंने आयुर्वेदिक फिजिशियन की ओपीडी यहाँ पे आजिलो अस्पताल में थी, वो पूरे दिन भर में वहाँ के जितने सारे पेशेंट्स वहाँ के फिजिशियन को मिलने आते थे उस दिन मैंने देखे। और यानी उससे आई एम मोटिवेट मेडिकल फैटर्निटी, मोटिवेट डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन देने के लिए मेरा पूरा दिन मैंने उस दिन वहाँ स्पेंड कर दिया। आपको अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? जैसे कि अभी 6 महीने बचे, बाद में विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तो ऐसी कोई योजना जो आपको लगता है कि नहीं ये अगले 6 महीने में मुझे पूरी करनी ही है? जैसे कि हम सुन रहे थे कि इंश्योरेंस फॉर ऑल करके आप कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं। ढेर सारे स्कीम्स हम नए लेके आ रहे हैं। आने वाले बजट्स में डेफिनेटली हम वो अनाउंस करेंगे। पर एक ही मैं कहूँगा कि स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत 100% लोगों तक पहुँचना, 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। यहाँ पे हर घर नल से जल, जैसे कि बाद में ओपन डेफिकेशन फ्री, ये तो हमने डिक्लेयर कर ही दिया, लेकिन बाकी स्कीम भी हर लोगों तक पहुँचाना, इसी के लिए अभी विजन फॉर ऑल जैसे हमने रिसेंटली प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, इसी तरह यानी बाकी स्कीम्स हम आगे आने वाले बजट्स में डेफिनेटली डिक्लेयर करने वाले हैं। चलिए, हमसे बात करने के थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।